Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, very last time we have talked about the habitat fragmentation and little about the edge effect. So today we are going to talk about the ultimate effects due to the formation of edges after the habitat fragmentation. Okay. सो इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड टॉपिक, इसको जल्दी से करने की कोशिश करते हैं. सो एज इफ़ेक्ट हमने जैसा कि देखा कि जब हमारे पास कोई फॉरेस्ट एरिया है, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ फॉरेस्ट एरिया. सो जब हम एक कंप्लीट फॉरेस्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट को देखते हैं, सो ये इसका एज होता है, जो इसके यू कैन से इसका सरफेस एरिया हम इसको कह सकते हैं. तो इसके इंटीरियर जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ इनहेबिटेंट होते हैं, ये जो है उसका इंटीरियर होता है. सो इंटीरियर की निस्बत इसका एज की रेशो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है फॉर द कम्युनिटी. उसकी वजह होती है उसकी वजह ये है कि जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं वो सेंटर में रहने की कोशिश करती हैं. वो सेंटर में इसलिए रहती हैं क्योंकि ताकि बाहर से प्रीडेटर्स का अटैक ना हो सके. अगर वो जितना सेंटर से ज़्यादा दूर होंगी चारों तरफ से, इतनी ही ज़्यादा वो सेफ़ हो सकते हैं. उनकी नेस्लिंग जो है वो सेफ़ हो सकती है, उनके एग सेफ़ हो सकते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग सेफ़ हो सकते हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ द एक्सटर्नल प्रीडेटर्स. लेकिन जब हम एज क्रिएट करते हैं बाई हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से, फॉर एग्जांपल हमने इसको 4 ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया, A, B, C एंड D. जब हम इनको 4 ब्लॉक्स में तकसीम कर देंगे, अब ये क्या है, दिस इज से फॉर एग्जांपल रोड, और ये है से फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक. सॉरी. तो अब ये एक फ्रैगमेंट बन गया. अब पहले तो से फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 500 मीटर. अब ड्यू टू दी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन नया जो सेंटर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, डैट में बी लेस दैन दी हाफ ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस. सो जितना ज़्यादा फ्रैगमेंट करते जाएंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा. सो नाउ प्रीडेटर जो हैं वो कहीं से भी अटैक कर सकते हैं इस सेंटर के ऊपर. सो बर्ड्स की जो स्पीशीज़ है वो इफ़ेक्ट हो सकती है ड्यू टू द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. सो इसका जो प्रोनाउंड इसका इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है, डैट इज़ व्हाट, डैट इज़ decrease the interior area as compared to the amount of relative edge. What does it mean? It means that कि edge effect की वजह से क्या होता है, ये है interior area, this is edge, right? So interior area क्या हो जाता है, decrease हो जाता है किसके कंपैरिजन में, relative edge के कंपैरिजन में. अब अगर हम स्टार्ट पे बात करें अनडिस्टर्ब्ड एरिया में, तो ये है इसका एज और ये है इसका इंटीरियर. लेकिन जब हम इसको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, सो इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स का इसका जो इंटीरियर होगा वो कम हो जाएगा इसके एक्सटीरियर यानी इसके एज जो है रिलेटिव एज की निस्बत से. सो इट मीन्स डैट कि जितना बड़ा एरिया होगा उसका जो है रिलेटिव एज जो है रिलेटिव एज जो है वो चेंज होता जाएगा बनिस्बत उनके इंटीरियर के. सो इसको आप इसी तरह कंसिडर करें कि हमने क्लास में भी इसको स्टडी किया था. हम स्फीयर की एग्जांपल लेते हैं. से फॉर एग्जांपल वी हैव 2 स्फीयर, वन विद द रेडियस 1, सेकंड इज द विद द रेडियस 3. सो अब अगर हम इसका सरफेस एरिया, दिस इज सरफेस एरिया से वॉल्यूम की रेशियो अगर हम इसकी डिटरमिन करने की कोशिश करें, सो दिस इज द फार्मूला फॉर द सरफेस एरिया, दिस इज 4 पाई r स्क्वायर, फॉर द वॉल्यूम दिस इज 4 पाई r क्यूब. सो अगर हम इसका पुट करें, सो इसका r इज इक्वल टू 1, तो 1 की वैल्यू अगर हम पुट करें, सो डैट विल बी इक्वल टू 3. यानी छोटे वाले का जो सरफेस एरिया आया है डैट इज़ 12.56, वॉल्यूम आया है 4.18. सो इसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है डैट इज़ द 3. ओके. अगर हम बड़े वाला जो स्फीयर है उसका जिसका रेडियस 3 है, अगर हम उसका कैलकुलेट करें, सो उसका सरफेस एरिया इज इक्वल टू 113.04 और वॉल्यूम इज इक्वल टू 113.04. सो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू 1. ओके. इट मीन डैट जितना बड़ा साइज होगा किसी भी स्फीयर का, तो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम है. जितना उसका कम होता जाएगा साइज, उसका रेडियस कम होता जाएगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ती जाएगी.
क्लियर हो गया। सेम केस हम अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के मॉडल के ऊपर। जब इसका अनडिस्टर्ब्ड एरिया था तो इसका जो सरफेस एरिया यानी कि इसका एज इफेक्ट है, एज रिलेटिव एज है, वो उसके एंटीरियर की निस्बत जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यानी इंडिविजुअल ये फ्रैगमेंट का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा, ये एज ज़्यादा हो जाएगा, जबकि वॉल्यूम यानी इसका वॉल्यूम तो नहीं है, इसका इंटीरियर सरफेस है, इंटीरियर सरफेस इसका कम हो जाएगा। इसका इफ़ेक्ट होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, किसी भी एरिया का जिसका एज ज़्यादा होगा जबकि इंटीरियर कम होगा, इसका मतलब है एज ज़्यादा होने का मतलब है देयर आर मोर चांसेस फॉर अटैक ऑफ द प्रीडेटर और द एनिमल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। इंटीरियर कम होने का मतलब ये है कि जो एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ ने रहना है उनके रहने की जगह कम है, जबकि अटैक होने की चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि रिलेटिव अमाउंट ऑफ एज ज़्यादा है। सो आप जितना ज़्यादा इनको डिवाइड करते जाएंगे, फ्रैगमेंट करते जाएंगे, इंडिविजुअल फ्रैगमेंट का इंटीरियर कम होता रहेगा और इसका एज जो है रिलेटिव वो ज़्यादा होता जाएगा, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट पड़ेगा उस प्लांट या एनिमल की स्पीशी के ऊपर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड अप टू द 500 मीटर। अगेन अब देखेंगे, ये अगेन मैं आपसे बात कर रहा हूँ अनडिस्टर्ब्ड एरिया है। सो अनडिस्टर्ब्ड एरिया में प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं जी, प्लांट की स्पीशीज़ यहाँ पे भी रहती हैं, इसके मिडल में भी रहती हैं और इन दोनों के इंटरमीडिएट में भी रहती हैं। अब जो स्पीशीज़ यहाँ पे रहती है दैट इज़ नॉट सिमिलर इन कंपोजिशन विद द सेंटर वन, उसकी वजह यह है कि बाहर से जो इस फॉरेस्ट के एरिया में जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द सेंटर। सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी का लेवल डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू सेंटर। सराउंडिंग में विंड का लेवल डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू सेंटर। सो इट मीन्स डैट कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स स्पीशी की कंपोजिशन जो है वो वेरी करती है। घने जंगल के सेंटर में कुछ और स्पीशीज़ होंगी और उसकी पेरिफेरी में कुछ और स्पीशीज़ होंगी। जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, तो इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स ये जो बन गया, क्योंकि इसका साइज़ कम हो गया, साइज़ कम होने से इसके जो प्लांट की कंपोजिशन है उस पर भी डेफिनेटली असर पड़ेगा। उस पर कैसे असर पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है से फॉर एग्जांपल 500 मीटर, इट मीन ओरिजिनल पॉपुलेशन में सेंटर तक का डिस्टेंस 500 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रह गया से फॉर एग्जांपल 200 मीटर। सो 500 मीटर से 200 मीटर का डिस्टेंस रह गया। सो डेफिनेटली ये वाले जो सेंटर में इसके इंडिविजुअल्स रहेंगे, यानी यहाँ पे भी सेंटर में इंडिविजुअल्स थे लेकिन इनका डिस्टेंस ज़्यादा था। यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स के भी सेंटर में अब प्लांट की स्पीशीज़ और एनिमल की स्पीशीज़ रहेंगी, ये भी सेंटर में है, बट इनकी कंपोजिशन इस कंपोजिशन से डिफरेंट होगी बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। सो इनके ऊपर चूंकि ये किनारों के एज के ज़्यादा करीब हैं, इन पे ज़्यादा असर होगा टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, विंड का, और ये सेंटर से थोड़ा दूर थे इसलिए इन पे इन चीज़ों का कम असर होगा। सो डेफिनेटली इफेक्ट बढ़ जाता है टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का और विंड का जब हम फ्रेगमेंटेशन में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है जी डेंस वेजिटेशन ब्रॉट एनिमल्स क्लोज। सो सिंपल, ये किनारों पे चूंकि हमने देखा कि ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड जो है ये फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं किस टाइप की प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। ओके, अब होता क्या है कि ये किनारों पे यूजुअली टाल फॉरेस्ट नहीं होते, यहाँ पे होते हैं स्मॉल हर्ब्स, श्रब्स और वाइन्स, बेलें जिनको हम कहते हैं वो मौजूद होती हैं और उनकी श्रब्स की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब वो ग्रोथ ज़्यादा करती हैं तो वो एक डेंस, एक क्या कह सकते हैं हम, एक फेंस बना देते हैं, उसके इर्द गिर्द बाड़ बना देते हैं। सो वो जितनी ज़्यादा ग्रो करते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो फेंसिंग जो है वो मजबूत होती जाएगी। ओके, सो जब हमने इसको इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, अब ये फ्रैगमेंट बन गया से फॉर एग्जांपल, अब जब इसके इर्द गिर्द वो श्रब्स की पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करेगी और एक डेंस जो है वो फेंस बना देगी। सो डेंस फेंस की वजह से एरिया इंटीरियर, ये इंटीरियर जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ ने रहना, ये तो पहले ही कम था, लेकिन उनकी डेंस फेंसिंग की वजह से वो मज़ीद कम हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि
एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। ज़्यादा करीब होने से मतलब ये है कि प्रीडेटर और प्रे का इंटरेक्शन मज़ीद बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चांसेस हो जाते हैं कि प्रे की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी, क्योंकि इससे पहले तो वो प्रे भाग जाता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अब उसके पास चांसेस कम है क्योंकि एरिया कम रह गया, तो उस वजह से उनका इंटरेक्शन बढ़ जाता है। सो ये भी स्पीशीज़ की कंपोजिशन पे स्फीयर इफ़ेक्ट जो है वो एग्जर्ट करते हैं। चांसेस ऑफ फायर, सो ये सिंपल सी बात है जी कि अगर एक बड़ा जंगल है, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ फॉरेस्ट एरिया, अगर यहाँ पे जंगल में आग लगती है सो इसका कुछ एरिया जो है वो बर्नट हो जाएगा। सो उसकी वजह से यहाँ के कुछ इंडिविजुअल्स भाग के दूसरे एरिया में चले जाएंगे, वो बच जाएंगे। लेकिन अगर फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गए तो इट मीन ये फ्रैगमेंट एरिया, यहाँ पे अगर से फॉर एग्जांपल फायर लगती है, सो फायर लगने से इसका आधा हिस्सा जो है वो अगर ख़त्म हो जाता है, सो उनके पास चांसेस कम हैं बचने के, क्योंकि वो यहाँ से भाग के कहीं और नहीं जा सकते, वो इसी फ्रैगमेंट में रहेंगे। सो इस वजह से फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब एज इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। एग्जांपल हमारे पास है इंडोनेशिया में, उनके एरिया बोर्नियो में 1982-83 में आग लग गई थी, और वो आग लगी थी उस एरिया में जहाँ पे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुई थी, जिसकी वजह से सीवियर इफेक्ट हुआ था पॉपुलेशन को। नेक्स्ट है जी एक्जोटिक स्पीशी, जैसा कि रैकन्स है और स्कन्स है। सो एक्जोटिक स्पीशी का एक सीवियर इम्पैक्ट होता है। सेम वही बात बार बार आ रही है कि यहाँ पे ये है बर्ड की नेस्लिंग। यहाँ पे अगर बाहर से कोई इंडिविजुअल आके अटैक करने की कोशिश करेगा तो उसको एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अटैक एट द नेस्लिंग्स ऑफ द बर्ड्स। लेकिन जब इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, सो एक्जोटिक स्पीशीज़ के नेस्लिंग पे अटैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेंटर के वो ज़्यादा करीब है बाहर से अटैक होना। सो एक्जोटिक स्पीशीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन जो सीवियरली इफेक्ट होती है। डिजीज़ स्प्रेडिंग, सो ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। उसकी वजह ये है कि जब इन फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, सो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंडिविजुअल फ्रैगमेंट से कुछ नेटिव स्पीशीज़ यहाँ से निकल के सराउंडिंग एरियाज़ में चली जाती हैं, राइट, कैप्टिव एरिया से निकल जाते हैं। सो जब यहाँ से निकलते हैं तो वो उनका इंटरेक्शन होता है बाहर वाली स्पीशीज़ के साथ, वो उनको या तो उनके ऊपर प्रीडेशन कर सकती हैं या वो प्रे बन सकती हैं। सो अल्टीमेटली जब वो अगर फॉर एग्जांपल प्रीडेशन करती हैं किसी ऐसे एनिमल्स को खा लिया जो कि ऑलरेडी उसमें कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो वापस जब घूम के आएगा तो इट मीन वो बाहर से एक नई डिजीज़ लेके उस जंगल में आया है। सो जिन इंडिविजुअल के साथ रहेगा, सो इट मीन डैट वो डिजीज़ को बाहर से लेके आएगा और वो स्प्रेड कर देगा। सो दीज आर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट इज़ द हैबिटेट डेग्रेडेशन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एचडी, हैबिटेट डेग्रेडेशन क्या होता है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब है हैबिटेट को डिवाइड कर देना इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, जबकि डेग्रेडेशन का मतलब है डीग्रेड, इसका मतलब है तोड़ देना, ख़राब कर देना, बर्बाद कर देना। सो हैबिटेट डेग्रेडेशन का मतलब है माहौल को इस तरह ख़राब करना कि वो रहने के काबिल ना हो। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गिवन एरिया है, गिवन एक पॉन्ड है और उस पॉन्ड में मॉस्किटो है, आप उस मॉस्किटो को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे स्प्रे कर देते हैं। सो इट मीन आपने हैबिटेट डिग्रेड कर दिया। मॉस्किटो तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपने उस इन्वायरमेंट में क्या ज़्यादा कर रहे हैं, पेस्टिसाइड ज़्यादा कर रहे हैं, या आपने अपना एक एरिया है जो आप कल्टीवेट कर रहे हैं, वहाँ पे आपने ख़ास किस्म के इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए आपने पेस्टिसाइड की स्प्रे कर दी। सो इट मीन डैट अगेन आपने उस इन्वायरमेंट में टॉक्सिसिटी ऐड की है। सो डैट इज़ कॉल्ड एज हैबिटेट डेग्रेडेशन। सो हैबिटेट डेग्रेडेशन जो है इसका मतलब है इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर देना और उसको ख़राब कर देना। सो इसकी सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल जो है डैट इज़ पेस्टिसाइड पोल्यूशन। पेस्टिसाइड पोल्यूशन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पेस्टिसाइड पोल्यूशन हम इस तरह इसको स्प्रेड करते हैं कि हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं इन ऑर्डर टू किल द पेस्ट इन अ गिवन एरिया। वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट हो सकती है या वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हो सकती है। ओके, सो एक टर्म यूज़ होगी इसके अंदर बायोमैग्निफिकेशन। सो पेस्टिसाइड की वजह से बायोमैग्निफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बायोमैग्निफिकेशन एक्चुअली है क्या? बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है एडिशन ऑफ द टॉक्सिसिटी इन द ट्रॉफिक लेवल। से फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो सबसे नीचे क्या है? प्रोड्यूसर्स से ऊपर इनको खाने वाले क्या हैं? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स। और इससे ऊपर
फर्दर ओमनीवोर्स या मज़ीद कॉम्प्लेक्स चेन की तरफ चली जाती हैं। सो ये हैं प्रोड्यूसर्स। से फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेस्टिसाइड्स की स्प्रे करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, इट मीन्स डैट कि हमने प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या डाल दिया है, टॉक्सिन डाल दिया, और वो टॉक्सिन अब उनके लीव्स में है, उनके स्टेम में है, उनके रूट्स में है, वो डिपॉजिट हो गया, वो या तो उनको मार देगा या उनके अंदर रिटेन कर जाएगा। हर्बीवोर आता है, हर्बीवोर उसको खा लेता है। पहले पेस्टिसाइड जो था वो सिर्फ प्रोड्यूसर में था, लेकिन अब वो हर्बीवोर में भी आ गया। हर्बीवोर को कार्निवोर खाता है, सो कार्निवोर में, सो इट मीन्स पेस्टिसाइड्स जो हैं वो फूड चेन के अंदर जो है वो रिटेन कर गए और वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वार्टिनरी कंज्यूमर के अंदर। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। ओके, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हैबिटेट डेग्रेडेशन? सो अल्टीमेट हमने इसमें क्या स्टडी कर लिया, व्हाट इज़ हैबिटेट डेग्रेडेशन, व्हाट इज़ पेस्टिसाइड पोल्यूशन एंड व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन। सो हैबिटेट डेग्रेडेशन डिफरेंट टाइप्स की है। सो इसमें पहली काइंड की जो हैबिटेट डेग्रेडेशन है वो हमने इनको देखा कि हम पेस्टिसाइड्स की पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं किसी गिवन इन्वायरमेंट में। सो पेस्टिसाइड पोल्यूशन की वजह से व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स on the environment? Number one, targets on the beneficial insect. So definitely अगर आप किसी से फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी फील्ड में स्प्रे करते हैं, आपने वहाँ पे कोई एक क्रॉप जो है वो ग्रो करवाई है, लेकिन वहाँ पे इंसेक्ट्स मौजूद हैं जो कि आपकी क्रॉप को नुकसान पहुँचाते हैं, सो आप स्प्रे कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का, लेकिन डेफिनेटली इसका असर जो है वो वहाँ पे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी डेफिनेटली पड़ेगा। वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि नेचुरल फ्लो के तौर पे काम कर सकते हों, वो ऐसे हो सकते हैं जो कि नाइट्रेट या नाइट्राइट प्रोवाइड कर सकते हों प्लांट्स को। सो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी ख़त्म हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट अल्टीमेटली हमारी यील्ड के ऊपर पड़ता है। तो ये एक पेस्टिसाइड पोल्यूशन का एक बैड इफेक्ट है। सो नेक्स्ट इज़ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये है जी कि आपने एक गिवन एरिया है, उस गिवन एरिया में किसी खास पेस्ट स्पीशी ए को किल करने के लिए आपने पेस्टिसाइड की स्प्रे की है, या आपने मॉस्कीटो को किल करने के लिए स्प्रे की है। सो देयर आर से फॉर एग्जांपल 100 इंसेक्ट और मॉस्कीटो, सो आपने स्प्रे की है, देयर आर चांसेस कि सब मर जाएं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ जो है 95 की डेथ हो जाए, जबकि 5 जो है वो सस्टेन कर जाएं। ये जो 5 सस्टेन कर जाएंगे उसकी वजह ये हो सकती है मे बी उन इंडिविजुअल्स में ड्यू टू म्यूटेशन या ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजंस उनका जो डीएनए है वो इस काबिल हो जाए कि वो उस गिवन पेस्टिसाइड के ख़िलाफ़ जो है वो फाइट करने के लिए एक ख़ास किस्म की जीन बना लें। अगर तो उसने जीन बन गई, ये नई जीन बन सकती है, और ये नई जीन क्यों बनेगी? ड्यू टू म्यूटेशन। सो 95 में चूंकि म्यूटेशन ने वो जीन नहीं पैदा की, हो सकता है 5 में या 2 में या 3 में म्यूटेशन से एक नई जीन पैदा हो जाए और ये नई जीन उस पेस्टिसाइड के अगेंस्ट फाइट कर सकती हो। सो इट मीन डैट इस 5 की आगे जो प्रोजनी होगी, इससे जो 100 या 200 जितने भी मॉस्किटो या इंसेक्ट बनेंगे, आप वही पेस्टिसाइड दोबारा स्प्रे करेंगे तो ये किल नहीं होगी, बिकॉज इनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी। सो इनको किल करने के लिए आपको नई काइंड की पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना पड़ेगा। सो आप नई काइंड की पेस्टिसाइड जब स्प्रे करेंगे सो उसकी वजह से मज़ीद टॉक्सिक लेवल जो है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता जाएगा। और नेक्स्ट है जी एक्वेटिक डेंजर। एक्वेटिक डेंजर्स, ये आप जानते हैं कि आप स्प्रे करते हैं इन ऑर्डर टू किल मॉस्किटो। फॉर एग्जांपल ये आपका पॉन्ड एरिया है, आपने पॉन्ड एरिया में मॉस्किटो को किल करने के लिए आपने स्प्रे की है। सो देयर आर चांसेस कि मॉस्किटो किल हो जाएं, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, जो कि फ़िश हैं या दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, आप उनको डेंजर्स कर रहे हैं, उनको भी जो है वो पेस्टिसाइड पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली फाइनली ह्यूमन। सो डेफिनेटली ह्यूमन पे तो इफेक्ट होता है। आपने पेस्टिसाइड की स्प्रे की है, पानी में उसमें रहती है फ़िश वो उसको इनगल्फ करेगी, फ़िश को खाएंगे हम, सो हमारे गट ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। आपने किसी गिवन क्रॉप एरिया में उसकी स्प्रे की है, वहाँ पे फ्रूट्स हैं, वहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, सो डेफिनेटली वो जो फ्रूट है उसकी जो स्किन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है सर्टेन अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड। तो जब हम उस फ्रूट को खाएंगे, इवन अगर हम उसको वॉश भी कर लें, फिर भी पेस्टिसाइड जो है वो रिटेन कर जाएगी क्योंकि उसके स्किन के अंदर पेस्टिसाइड मौजूद होगी। तो जब ह्यूमन उसको जो है एज एन एडिबल यूज़ करेगा, सो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।